नमस्कार, आदाब। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आप लोगों को पता ही है कि इस वक़्त भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं पिछले कुछ वक़्त से ही। जब से डोनाल्ड ट्रंप की उनकी दूसरे कार्यकाल में वापसी हुई है बतौर राष्ट्रपति। हालाँकि शुरू में तो यही उमंग की लहर दौड़ पड़ी थी, ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी के जो तमाम समर्थक हैं कि भई रिपब्लिकन पार्टी लौटी है सत्ता में, डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, तो सब कुछ चंगासी हो जाएगा। लेकिन आने के साथ ही आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर को और जिसमें भारत को तो खास तौर पर टैरिफ का एक विशेष प्रेम से लिप्त जो है एक उन्होंने दर्द दिया। और टैरिफ की वजह से भारत की ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, खास करके जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टेक्सटाइल, कपड़े लेदर, जिनको बहुत नुकसान पहुँचाया, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। और सिर्फ टैरिफ ही नहीं, उसके बाद से तो ख़ैर जो इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, युद्ध की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक कई सारे मसले लगातार रिश्तों में काँटे के तौर पर उभरे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका बार-बार भारत की संप्रभुता को क्या अंडरमाइन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में। जिस तरीके से पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच में जब संघर्ष विराम का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, भारत के पहले से। और भारत ने हालाँकि कहा कि ये कोई सीज़फायर नहीं है, ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार इसका श्रेय भी ले चुके हैं कि उन्होंने ही जो है दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम करवाया। अब इन सब का ज़िक्र मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक नया विधेयक अब अमेरिका की संसद में आ रहा है, जिससे भारत की मुसीबतें एक बार फिर से और बढ़ सकती हैं। देखिए, ये जो विधेयक है, ये दरअसल एक संशोधित विधेयक है और इसे अमेरिका के जो सेनेटर हैं, लिंडसे ग्राहम, जो डोनाल्ड ट्रंप के खास थे और बेहद हॉकिश वॉरमंगर थे। बहुत ज़्यादा हॉकिश थे, इनफैक्ट उनकी मौत को लेकर ईरान में तो काफ़ी सारी बातें की गई उनकी ब्रॉडकास्ट में। हाल ही में उनकी मौत हुई लिंडसे ग्राहम की। बहुत भयंकर इज़राइल समर्थक थे और अमेरिका ने जहाँ-जहाँ युद्ध की शुरुआत की, हमेशा जो है उसके समर्थन में वो खड़े हुए। तो वॉरमंगर थे। अब लिंडसे ग्राहम इस बिल को 1 साल पहले लाने की कोशिश कर रहे थे, जो बेसिकली ये कहता है कि रूस पर प्रतिबंध तो हम लगाए हैं हम लोगों ने, यानी कि अमेरिका ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, लेकिन रूस के साथ जो लोग तेल और गैस खरीद रहे हैं, उन लोगों को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो डिस्करेज हो, उनसे तेल और गैस ना खरीदें। अब 1 साल बाद इस विधेयक में लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद जो सेनेटर्स हैं, यानी कि संसद के ऊपरी सदन के जो सदस्य हैं, वो लोग इसको तेज़ी से पुश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लिंडसे ग्राहम की विरासत को श्रद्धांजलि होगी। थोड़े इसमें बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसमें भारत की जो सरदर्दी है, आखिर वो क्यों बढ़ रही है, आपको ये बताती हूँ। क्योंकि अगर ये पारित हो जाता है, जिसके अच्छे चांसेस हैं कि शायद ये कांग्रेस में जो है पारित हो जाए, तो जो देश रूस से एनर्जी का सौदा करते हैं, उन पर 100% टैरिफ लगाने की बात की गई है और इनमें 5 मुख्य देश जो सबसे ज़्यादा रूस से खरीद रहे हैं एनर्जी के प्रोडक्ट्स, तेल हो, गैस हो। चीन सबसे ऊपर है, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान। ये ओरिजिनल फॉर्म में जो इसका मसौदा लिंडसे ग्राहम जब पुश कर रहे थे 1 साल पहले, तो एक्चुअली इसमें 500% तक टैरिफ की बात की गई थी। एक तरीके से पेनल्टी लगाने की बात कि अगर आप रूस से सौदा कर रहे हैं, तो आपको हम इतना भारी जो है टैरिफ आप लोगों पर हम लगाएँगे, आपको ये इसका भुगतान करना होगा। अब इसको जो संशोधित करके लाया गया है, इसमें कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आप प्रतिबंध लगाएँ, उनके जितने भी वरिष्ठ सैन्य और राजनीतिक सलाहकार हैं, नेता हैं, उन पर लगाएँ। रशिया की जो वित्तीय संस्थान हैं और जो उनकी ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हैं, आप उस पर भी हाई टैरिफ्स लगाएँ। यूक्रेन के जितने भी समर्थक हैं अमेरिका में, वो पिछले 1 साल से इन ग्रुप ऑफ सेनेटर्स के ज़रिए लगातार इस बिल को पुश कर रहे थे क्योंकि उनका कहना है कि चूँकि आप रशिया से जब आप तेल खरीदते हैं, रशिया के जो निर्यात हैं जब वो जारी होते हैं, तो उससे रूस को पैसा मिलता है और वो पैसा खर्च होता है यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन के खिलाफ। तो वो इसीलिए उसको नकेल कसने की बात कर रहे हैं, टैप बंद करने की बात कर रहे हैं।
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी एक तो हिपोक्रेसी है, क्योंकि एक कार्व आउट दिया जा रहा है कि यूरोप के जो देश हैं, उन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। आपको जो अपनी ज़रूरतें हैं, आप वो गैस खरीदिए उससे। लेकिन ये जो 5 देश जिनका हमने ज़िक्र किया, चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी, अज़रबैजान, इन पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। तो इस पूरे मसले में जिस तरीके से जो सेनेटर्स के ग्रुप हैं, जिन लोगों ने प्रेस को जानकारी दी कि इस बिल के प्रावधान और क्या कुछ किए जा रहे हैं, और अमेरिकी संसद में इस विधेयक को जो है व्हाइट हाउस का समर्थन तो हासिल है, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको समर्थन दिया हुआ है पहले। हम सेनेटर्स की जो है कमेंट्स सुन लेते हैं, उन्होंने क्या बातें कही हैं। This bill imposes really sledgehammer sanctions on the companies, the oligarchs, the evaders, countries that in effect provide a platform for sales. The sanctions piece of this bill is truly scorching. And then there are the tariffs that hold accountable countries that are complicit. 5 major purchasers of Russian oil and gas, and the evaders. And thanks to Senator Shaheen and Chairman Risch, crackdown on the shadow fleet. For the first time, really effective and targeted aiming at the shadow fleet. So it is a broad, sweeping bill that potentially can have a historic effect. It lacks, and I have to be blunt, it lacks the military aid that many of us feel the United States should be providing. Ukraine is desperate for air defense, and as well longer range weapons platforms. And we've advocated them. Senator Graham and I spent a lot of time, sweat and tears, on advocating for those weapons platforms. And this is the limit of what we can achieve, but it is a bill that will pass, plus it is highly effective and therefore different. आपने सुना सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, उन्होंने क्या बातें कही कि अभी जो है ये वक्त है कि आप स्वीपिंग इस तरीके का एक सैंक्शंस बिल लेकर आए, जिसको ग्राहम बिल नाम देने की बात की जा रही है, लिंडसे ग्राहम की श्रद्धांजलि के तौर पर। और इसमें रशिया की आप उनकी वित्तीय इंडस्ट्री, उनकी एनर्जी इंडस्ट्री, उनकी आप सैन्य इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनके कारोबारी तमाम लोगों को आप सैंक्शन करने की बात कर रहे हैं। अब 1 साल से चूंकि ये चल रही है नेगोशिएशंस, अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको समर्थन दे दिया है, व्हाइट हाउस ने समर्थन इसको दिया हुआ है, तो अमेरिका का कहना है कि देखिए रशिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, क्षमता है, जब तक आप उसको चोट नहीं पहुंचाते हैं, तब तक रूस कमजोर नहीं पड़ेगा। और अगर कमजोर नहीं पड़ेगा, तो हर महीने जो करीब-करीब 30,000 लोग घायल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, जान जा रही है इस युद्ध में, वो सिलसिला जारी रहेगा। और बैटलफील्ड को बदलने के इस मकसद से जो है इस बिल को लाया जा रहा है, जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट कहा जाता है। इसको रिचर्ड ब्लूमेंथल और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ही इंट्रोड्यूस किया था, अब इसको ग्राहम बिल कहा जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जब पूछा गया कि आप एक नया टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं चीन और भारत जैसे दूसरे मुल्कों पर, जो 0 से लेकर 100% तक होगा, इसका एग्जैक्ट रेट क्या होगा? इसमें जो सेनेटर्स हैं, उन लोगों ने तो कहा कि द एग्जैक्ट टैरिफ विल बी सेट टू स्ट्रांगली डिस्करेज इंडिया, चाइना एंड अदर्स फ्रॉम बाइंग रशियन एनर्जी। इन एज मेनी वर्ड्स, आप वो इसे कह रहे हैं ब्लूमेंथल भी, कि हम उतनी टैरिफ लगाएंगे ताकि ये सारे मुल्क पीछे पांव खींचे, वो डिस्करेज हो तेल खरीदने से। और डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है कि ये हमारी जो है श्रद्धांजलि है लिंडसे ग्राहम के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए आपको सुना। Because I think, he had a problem. His father had a very similar problem, as you know. It's very unique. At first I heard it was clogged arteries, because he did have clogged arteries. He had a problem with that.
I wish he took better care of himself. I say, you can solve that problem, but what happened is actually something that's very hard to detect. It was not related to any blockage. It was a totally different thing. And supposedly, and I've watched all the medical reports, I've had the doctors from the White House come in and explain what happened. And this is something that is almost undetectable. And if it happens, there's not much you can do about it. It sounds unfortunate, but there's not much you can do about it. If you look at his father died of the same thing at about the same age. So there was not much. They say it's almost undetectable. You can detect it by if you have a very bad back. That's a sign. It's a bad sign. So if anybody has a bad back, it's a pretty rough thing to think about. But the fact that's one of the primary signs. And he would tell me he had a bad back. But little did anyone realize it was for that. So, and when that bursts, which it did, it burst. There's not much. So I don't see a lot of evil there. I know there's all sorts of conspiracy theories going along, and I don't think the FBI. I think the FBI is wasting their time. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस पर हालांकि बहुत सारे सैंक्शंस थे अमेरिका के, यूरोप के, लेकिन फिर भी भारत तेल की खरीदारी कर रहा था। पर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में वापसी के बाद जिस तरह का दबाव बनाया गया नई दिल्ली में, भारत ने तेल खरीदना बंद तो नहीं किया। और तेल खरीदने में हालांकि हमने एक कटौती जरूर कर दी, क्योंकि हमारी ऑयल इंपोर्ट्स रूस से लगभग 40% से ज्यादा जा चुकी थी, अगर हम इनिशियल वॉर पीरियड को देखें रूस यूक्रेन युद्ध के। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब वो टैरिफ का डंडा चला भारत पर तो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई गई थी रूस से तेल खरीदने के लिए। तो हमारा तो लगभग मतलब इतना हाई टैरिफ हम दे रहे थे, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर और ऊपर से जो है रूस से तेल खरीदने के लिए अलग से पेनल्टी अमाउंट इंपोज किए गए थे भारत पर। तो भारत ने तेल की खरीदारी कम जरूर कर दी थी रूस से। और फिर ईरान युद्ध होता है। ईरान युद्ध में अमेरिका चूंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को थोड़ा स्थिर करना चाहता है, तो वो कहता है कि भाई हम कुछ एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, अभी आप रूस से तेल खरीद लें। वो एक्सपायर हो गया था 17 जून को, लेकिन 17 जून से लेकर अभी तक के बीच में भारत ने रूस से काफी तेल की खरीदारी की है। डिफरेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के डंडा के पहले हम रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीद रहे थे, काफी छूट में मिल रही थी हमको तेल, क्योंकि दूसरे लोग खरीद नहीं रहे थे, चीन भारत ही खरीद रहे थे। लेकिन जब एग्जेम्पशन दिया गया, रूस ने कहा भाई अभी अगर हम बेच सकते हैं तो फिर हम हायर रेट्स में बेचेंगे। तो भारत ने अपनी तेल की तादाद की जो कटौती की उसमें बढ़ोतरी की, लेकिन ऊंचे दामों में, ऊंचे कीमतों में। सवाल ये भी पूछा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से कि भाई जब आप सस्ते दामों में तेल खरीद रहे थे रूस से, तो उस दौरान उसका फायदा कंज्यूमर्स को क्यों नहीं हुआ? और जो ऑयल कंपनियां खरीद रही थी उन्होंने उस तेल को एक्सपोर्ट क्यों किया अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की जगह, जिसकी वजह से इस युद्ध के दौरान हम देख रहे हैं कि भारत एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। लेकिन ये बार बार यही सवाल खड़े करता है कि क्या अमेरिका एक तरफ जहां भारत को अपना नेचुरल पार्टनर बोलता है 21वीं सदी का, डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो रह रहकर जो है कभी नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर उन पर कटाक्ष और व्यंग भी करते हैं, तो कभी उनके कसीदे भी पढ़ देते हैं कि बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। लेकिन क्या भारत और भारतवासियों की इज्जत नहीं है? हमारी संप्रभुता की क्या कोई कमी की कोई कीमत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है कि अमेरिका इस तरीके से खुलेआम ऐसे बयान देता है कि भाई हम आप पर पेनल्टी लगा देंगे, रूस से तेल मत खरो, हम डिस्करेज करेंगे आपको तेल खरीदने से। चीन तो सुनने से रहा, चीन को ठेंगा असर पड़ता है। हमारे यहाँ पर घिघी बन जाती है जहां इस तरह की बातें होती हैं। मतलब आप सोचिए कि अभी रॉयटर्स न्यूज की एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि जो अंतरिम ट्रेड सौदा हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, जो एक लंबे समय से फंसा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप उसको लेकर खासे नाराज हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि डेयरी, एग्रीकल्चर जैसे संवेदनशील सेक्टर में जो है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को काफी एंट्री मिले। रॉयटर्स ने खबर की थी कि भारत अपने हितों के लिए इसको रश नहीं करना चाह रहा है डील को। थोड़ी सी तो लगा कि चलो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी सरकार खड़े होकर कह रही अमेरिका को आंखों में आंख डालकर कि नहीं भाई ये हमारे हित की नहीं है तो हम डील पर हस्ताक्षर नहीं करें। लेकिन आपको पता है रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन ये हुआ कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, भाई साहब वो तो ट्विटर पर ऐसे कूदे उस खबर को नकारने के लिए, ये कहते हुए कि ये तो सरासर गलत है, बेसलेस खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है और हमने कोई रिजेक्शन नहीं की है।
उन्होंने कहा कि द न्यूज इज कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। आई हैड फैंटास्टिक मीटिंग्स विद यूएसटीआर जेमिसन ग्रियर व्हेन ही विजिटेड दिल्ली इन जून, जो उनके यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जून में आए थे दिल्ली में। बोथ साइड्स रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू एन अग्रीमेंट दैट इज बैलेंस्ड, commercially meaningful and delivers tangible benefits for business, farmers, workers, consumers. तो उन्होंने इस खबर को तुरंत नकार दिया कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग कोई कह रहे हैं कि हमको इंटरिम अग्रीमेंट नहीं चाहिए। सर्जियो गोर, जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत में, उनके हाव भाव देखो तो लगता है कि कोई वाइसरॉय घूम रहे हैं शहर में। उन्होंने भी कह दिया फेक न्यूज अलर्ट, नो वन हैज रिजेक्टेड एनीथिंग, बोथ साइड्स हैड वेरी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग्स। तो भाई चलो, खबर अगर गलत है तो उसको रिजेक्ट तो करना चाहिए, लेकिन ये जरूर सवाल बनता है कि जब रूस का ऑयल, क्रूड ऑयल सस्ता था, उनकी छूट की वजह से भारत ने अमेरिकी प्रेशर के तहत अपनी आयात को कम कर दिया, और अब जब रूस का तेल वापस से प्रीमियम में बेचा जा रहा है तो हम वापस से लगभग 40% अपने आयात रूस से कर रहे हैं। ये नीतियों की गड़बड़ी है या नहीं? दूसरा, इस तरीके से सेनेटर्स का आकर खुले में कहना कि हम इसलिए ला रहे हैं ताकि भारत चीन डिस्करेज हो तेल खरीदने के लिए, ये भारत का फैसला है। 1.4 बिलियन पीपल के लोगों का फैसला है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें किस मुल्क से पूरी करें, कहां से पूरी करें। अमेरिका का दादागिरी पूरी दुनिया भर में लगातार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम बोल रहे हैं कि देखो हमने वेनेजुएला को कैसे, उनके तेलों को हमने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। क्यों कर लिया? ये तो ऑयल टेररिज्म है ना। किसने आपको हक दिया है किसी और मुल्क के नेशनल रिजर्व्स को इस तरीके से कैप्चर करने का? और फिर आप ये नैतिकता भी दिखा रहे हैं। जो आपके ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देखो दैट ऑयल इज फ्लोइंग बैक टू वेनेजुएलन पीपल। भाई वेनेजुएला के लोगों का ऑयल है, उन्हीं के पास होना चाहिए, उन्हीं का हक है ना। आप कौन होते हैं उस तेल पर कब्जा करके ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो इतना काइंड हूं, वो तेल वापस वेनेजुएला जा। और भारत इन सब चीजों को सुन भी रहा है। मतलब अभी चाबहार पोर्ट पर जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया, एक कंट्रोल टावर ईरान के शाहिद कलांतरी पोर्ट में, ये चाबहार पोर्ट पर है, चाबहार एरिया में, जिसमें भारत ने इतनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की थी। हालांकि वहां से हमने एग्जिट कर लिया। और ये जो एरिया हिट हुआ है कंट्रोल टावर, ये राइट नेक्स्ट टू शाहिद बेहश्ती है। शाहिद बेहश्ती में चाबहार पोर्ट में 2003 से लेकर भारत ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया। लेकिन वहां जब अमेरिका हिट करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय जिस तरीके से कार्रवाई दिखाते हुए, अपनी स्पाइन दिखाते हुए ईरान के डिप्लोमेट्स को तुरंत समन करते हैं जब ईरान की तरफ से हमला होता है हमारे वेसल्स पर। अमेरिका को लेकर आपने क्या कहा जब ये पूछा गया कि चाबहार पोर्ट को क्यों निशाना बना रहा है अमेरिका, और वो तो हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है? सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। Nainima, again, I already answered that question that we are closely following all developments in West Asia. कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब यही है कि अमेरिका का दादागिरी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और भारत के ऊर्जा इंटरेस्ट्स पर लगातार जो अमेरिकी डंडा का डर है, उसका तोड़ यही है कि भारत स्टैंड अप टू अ बुली करना शुरू करे और अमेरिका को कहे कि ये सही नहीं है। आप जितना झुकेंगे, डोनाल्ड ट्रंप एक क्विंटेसेंशियल बुली है, वो आपको उतना ही झुकाएंगे। हमारे जो भी फैसले हैं देश से जुड़े हुए, वो हमारे देश हित में, हमारे लोगों के हित में होने चाहिए। खुद से लिए हुए फैसले होने चाहिए। अमेरिका और ट्रंप के दबाव में लिए हुए फैसले नामंजूर होने चाहिए भारत जैसे बड़े मुल्क। इस ब्लॉग में मेरे साथ अभी बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।